मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो होने वाली है 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों आपके लिए मैं लाई हूँ आज सीरीज़ ऑफ चैप्टर्स जिसके अंदर हम करने वाले हैं इन सभी चैप्टर्स की रिवीजन। आज की वीडियो के लिए मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है शीत युद्ध। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ एक ही वीडियो में दे दूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ के साथ इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं की है तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट में समझ सकेंगे। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं हम समकालीन विश्व की बुक से, जिसमें कि आज का मैंने पहला चैप्टर लिया है शीत युद्ध। शीत युद्ध को शुरू करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपने इस चैप्टर को डिटेलिंग में पढ़ रखा हो, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा चैप्टर आसानी से समझ जाओ। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, पहली बात तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के इस चैप्टर को। तो शीत युद्ध है क्या, इसको समझने से पहले हमें जानना कर पड़ेगा कि इसकी शुरुआत हुई क्यों थी। देखो बच्चों, हमें ये चीज़ तो पता है, ये हमने और क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। एक हुआ है फर्स्ट, जो कि हुआ था 1914 से लेकर 1918 के मध्य। दूसरा हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच। और शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 के समय, 1945। अब क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। फर्स्ट में भी यही थे, द्वितीय में भी यही थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की अगुवाई कर रहा था अमेरिका, रूस, उस समय पे फ्रांस, ये सब एक तरफ थे। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली, टर्की, ये सब एक तरफ से। हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता था, मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र? बच्चों मित्र राष्ट्र जीते थे, यानी कि अमेरिका वगैरह जीत गए थे और जो जर्मनी जापान था वो हार गया था। इसके अलावा हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कौन सा ग्रुप जीता था? मित्र राष्ट्र, और धुरी राष्ट्र हार गए थे। जब हम बैक टू बैक 2 बार हारेंगे तो ऑब्वियसली हम फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर नुकसान में जाएंगे। तो विश्व अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, जब 2 बार वर्ल्ड वॉर हो गई तो ये जो धुरी राष्ट्र थे ये तो पूरी तरीके से आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो गए, तो इनके बस की ही नहीं थी लड़ाई करना। अब कौन बचे? सिर्फ मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में भी ज़्यादातर जो देश थे ब्रिटेन के, यूरोप के, वो क्या हो गए, उनको भी भले ही वो जीत गए पर उनको फिर भी उनको नुकसान तो हुआ ना उस वॉर की वजह से। तो विश्व अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 ही ग्रुप बचे जो सबसे स्ट्रांग बने। एक था अमेरिका और दूसरा था रूस। अब वही वाली बात है, दोनों दोस्त थे, एक साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वही होता है ना कि अगर विश्व स्तर पर सिर्फ 2 ही पावरफुल देश बचे हैं तो अमेरिका बोलेगा क्यों ना मैं स्ट्रांग बन जाऊं, और रूस बोलेगा क्यों ना मैं जीत जाऊं। तो इन दोनों की आपस की होड़ ने ही इस युद्ध को प्रारंभ किया, जिसको शीत युद्ध बोला गया। अपने आप को स्ट्रांग बताने के लिए, अपने आप को सबसे बड़ा बताने के लिए इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ उसको शीत युद्ध बोला गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी के पास इन दोनों के भी होड़ चल गई, जिससे शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं युद्ध की जगह। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध था जो कभी हुआ ही नहीं। ठंडा युद्ध, हमेशा लगता था युद्ध हो जाएगा, हमेशा लगता था कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें गिरेंगी, पर ये कभी भी युद्ध में परिवर्तित नहीं हो पाया। और शायद इसके पीछे कारण ये था कि ये दोनों ही देश इतने स्ट्रांग थे कि इनको पता था कि अगर हमारे ऊपर हम कभी भी अटैक करेंगे तो दोनों के ही पास इतनी मिसाइल्स हैं, दोनों के ही पास इतने हथियार हैं कि दोनों को इक्वली नुकसान होने वाला था। तो बच्चों अब आपको पता चल गया है शीत युद्ध के कारण क्या था, शुरुआत क्यों हुई और उसका अर्थ क्या है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला,
ये तो हमें पता है, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता भी चुकी हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, जिसमें संपूर्ण विश्व का दहला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध भी 39 से 45 तक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच चला, और हमें ये भी पता है कि मित्र राष्ट्र दोनों ही युद्धों में जीते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही दो महाशक्तियाँ जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस को ही बोला जाता है, रूस प्लस 14 कंट्रीज, उनके समूह में सामने आई। ये दो ही विश्व अर्थव्यवस्था सबसे स्ट्रांग आई। इसके बाद शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की इस परिस्थितियाँ थी। मैंने आपको बोला युद्ध नहीं था ये, पर परिस्थितियाँ बनी हुई थी। किस चीज़ की लड़ाई थी इन देशों के बीच? सबसे बड़ी वैचारिक घृणा। अमेरिका सपोर्ट करता था पूंजीवाद को, वहीं रूस सपोर्ट करता था साम्यवाद को। पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है? निजीवाद में विश्वास रखती है, प्राइवेटाइजेशन में बिलीव करती है। ये कहती है कि अगर आपके पास शक्तियां हैं तो आप जाइए, मार्केट आपके लिए खुला हुआ है, सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगी। वहीं जो हमारी साम्यवादी व्यवस्था है वो कहती है हर एक चीज़ सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सरकार के पास होगी उस पर सभी का अधिकार होगा। तो ये युद्ध कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित करने का युद्ध था, राजनीतिक अविश्वास का युद्ध था, कूटनीतिक जोड़ तोड़ का स्थिति थी। वहीं सैनिक प्रतिस्पर्धा, तेरे पास सैनिक ज़्यादा है या मेरे पास सैनिक ज़्यादा है, इस चीज़ की ये लड़ाई थी। राजनीतिक हस्तक्षेप था एक दूसरे के मामले में, और शस्त्रों की होड़ थी। तो ये थी वो परिस्थितियाँ जो युद्ध के समय पर रहीं। युद्ध कभी परिवर्तित नहीं हुआ, पर ये समस्याएं जाननी पड़ी। इसी समय पे अनेक गठबंधन किए गए दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों को अपने ग्रुप में शामिल करने की होड़ चली। और ये बात तो सही है कि जिसके पास जितने ज़्यादा सपोर्टर्स होंगे वो ये बोल पाएंगे कि देख भाई, मेरे विचारधारा अच्छी थी इसलिए ज़्यादातर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो शीत युद्ध काल में नाटो, सेटो, ये जो ग्रुप थे ये बनाए गए अमेरिका द्वारा। वहीं वार्सा पैक्ट बनाया गया किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। नाटो में 12 सदस्य थे और वार्सा पैक्ट में 15 सदस्य थे। विकासशील और नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए एक अलग नीति अपनाई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। देखो बच्चों, जब भी विश्व अर्थव्यवस्था में लड़ाई होती है, आपस में विचारधाराएं लड़ाई हो या सैनिक युद्ध हो, सब चीज़ें ठीक है, पर इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान झेलना पड़ता है वो जो छोटे छोटे देश होते हैं, जो न्यू इंडिपेंडेंट होते हैं या आर्थिक तौर पे कमज़ोर होते हैं, उनको बहुत डर सताने लगता है कि गलती से भी हम जिस गुट में शामिल होंगे, अगर वो हार जाता है तो हम किसी के गुलाम ना बन जाए, हम किसी के नौकर ना बन के रह जाएं, हमें कोई कब्ज़ा ना कर ले। तो उस समय पे शीत युद्ध में क्या हुआ कि इन देशों ने अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया। उन्होंने बोला ना हम अमेरिका का साथ देंगे ना हम रूस का साथ देंगे, हम एक अपना अलग ग्रुप बनाएंगे जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत माना गया, जिसके अंदर इन्होंने अपने आप को तीसरे दुनिया में रखा, अर्थात दोनों ही दुनिया से, यानी कि अमेरिका की दुनिया से और सोवियत संघ की दुनिया से अपने आप को अलग बनाया। 1961 में इन्होंने अपनी सबसे पहली मीटिंग करी जो कि बेलग्रेड में हुई थी, और इसकी अगुवाई किसने करी? जी हाँ, हमारे भारत ने, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और आपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा कि वो कैसे वैश्विक दोस्ती में बिलीव करते थे, और ख़ासकर एशिया और अफ्रीका की दोस्ती में। इसके साथ ही घाना, मिस्र ने भी भारत का साथ दिया। विकासशील देशों ने विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नई नीति भी अपनाई 1970 में, जिसको बोला गया नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इस आर्थिक व्यवस्था में इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करी। विश्व अर्थव्यवस्था में बोला कि क्यों विकासशील देशों को विकसित देशों के अनुसार चलना पड़ता है, क्यों उनके नियम एवं कायदों को मानना पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने 4 डिमांड करी। एक तो कि हमें भी सस्ते दामों पे तकनीक अवेलेबल हो, हम भी दूसरे देशों में अपने व्यवसाय को चला सकें, हमें भी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात को बोलने का मौका मिले, साथ के साथ हम अपने नियम एवं कायदे स्वयं बना सकें। बच्चों, कुछ सैन्य संधियां भी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको नाटो और सीटो बताया। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में मैंने बताया हुआ है कि दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य गठबंधन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। वहीं 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि सीटो, अमेरिकी नेतृत्व में ही बना था ये भी संगठन। साम्यवाद प्रसार रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो वहीं 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन, इसको भी किसने बनाया था? अमेरिकी नेतृत्व में बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद को रोकना। तो नाटो,
सीटो और बगदाद पैक्ट। इसके अलावा साम्यवाद के द्वारा सोवियत संघ के द्वारा एक बनाया गया था संगठन, जो था 1925 में वार्सा संघ थी। तो दोनों संगठन द्वारा जो जो बनाए गए वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए अपने प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों को भी अपने साथ रखना चाहती थी। देखो जो छोटे देश हैं ना, ये दिखने के लिए छोटे होते हैं, पर इनके पास ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की कमियाँ होती हैं। क्यूबा ही हमने पढ़ा था, क्यूबा मिसाइल संकट आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, शुरुआत में ही दिया हुआ है कि कैसे छोटे से क्यूबा ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। तो इसी प्रकार ये छोटे देशों को भी अपने पास रखती हैं, और उन छोटे देश भी इनसे क्या करते हैं ये, क्योंकि इनको सुरक्षा मिलती है, हथियार मिलते हैं, आर्थिक मदद मिलती है। इस लालच के कारण जो छोटे देश होते हैं वो बड़े देशों के साथ मिल जाते हैं। तो चलो हमें ये तो पता चल गया कि छोटे देशों को क्या फ़ायदा होता है, बड़े देशों को क्या फ़ायदा होता है इन छोटे देशों को अपने में मिलाने में। तो सबसे पहला, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं इन छोटे देशों से, सैन्य ठिकाने बना लेते हैं, आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तो भू क्षेत्र भी प्राप्त होते हैं। बच्चों जब भी आप ये करोगे इसको बहुत ही डिटेलिंग में करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ कहाँ तक गया शीत युद्ध। कुछ विवाद भी सामने आए शीत युद्ध के मध्य, ऐसा लगा कि मानो अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा ये युद्ध। जैसे कि 1948 बर्लिन की नाकाबंदी, 1950 कोरिया संकट, 1954 वियतनाम अमेरिकी हस्तक्षेप, 62 क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, 71 भारत पाक युद्ध और 79 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। इन सभी को आप डिटेलिंग भी अपनी बुक में भी कर सकते हैं। वैसे आपके इनके थोड़ी थोड़ी बारे में पता करना, क्योंकि 6 नंबर में इसका आता नहीं है क्वेश्चन कोई। अब हम, क्योंकि जो विश्व अर्थव्यवस्था में टक्कर दी भारत ने वो थी दो ध्रुवता का अंत। मतलब जो दो ध्रुव बने हुए थे वर्ल्ड में, दो पावर बनी हुई थी, एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था सोवियत संघ। इसको तोड़ के भारत ने एक नया मुद्दा बनाया जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला गया, कि हम दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होंगे, हम अपना एक अलग समूह बना रहे हैं जो आपसे बचने के लिए बनाया गया है, और अपने आप को विश्व अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए भी बनाया गया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे इंक्रुमा ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यीय मीटिंग करी। इसके अलावा 2009 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 15वां सम्मेलन हुआ, जो कि मिस्र में हुआ। इसमें टोटल 118 सदस्य देश थे, वहीं 15 देश पर्यवेक्षक रूप में थे। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात की जाए तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र ने व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन किया, जिसमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपनाने की बात की गई, जिसके द्वारा जो विकासशील देश हैं इन्होंने अपने शोषण के खिलाफ 4 मुद्दों पर बात की कि कैसे वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नियमों एवं कायदों के द्वारा अपने आप को विकसित कर सके, और विकसित देशों से अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सके। इसके बाद है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत थी बनाने की भारत को या बाकी देशों को। तो नव स्वाधीन देशों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भारत उसी समय आज़ाद हुआ था और भारत नहीं चाहता था। देखो 1945 में शुरू हुआ शीत युद्ध, भारत 47 में आज़ाद हुआ, तो भारत नहीं चाहता था कि वापस वो किसी का गुलाम बने, और इसी कारण इसको बनाया गया। साथ के साथ दूसरे देशों को भी सेव करना चाहता था भारत। इन सभी देशों के समझ सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती थी, सभी को सामाजिक और आर्थिक तौर पर जूझना पड़ रहा था, और भारत नहीं चाहता था कि वो वापस किसी युद्ध में लगकर अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली लॉस, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता। शक्ति संगठन का सदस्य बनने से अच्छा था कि वो अपने नियमों पर तटस्थ रहें, अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रखें। अब अगला हमारा है भारत का जो और शीत युद्ध हुआ उसमें भारत को क्या सकारात्मक बिंदु मिले, क्या नकारात्मक बिंदु मिले। देखो भारत ने शुरुआत करी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। कभी पॉजिटिव अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बिंदु होते हैं। हमें सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं मिलती, बुराइयाँ भी मिलती हैं, और भारत के साथ भी यही हुआ। सकारात्मक बिंदु क्या रहा कि भारत दोनों ही देशों का बहुत अच्छा मित्र रहा, यूएस का भी, अमेरिका का भी, और रूस का भी, सोवियत संघ का भी। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि भारत दोनों ही देशों का सपोर्ट कर रहा था, और इस स्थिति में था कि कभी भारत रूस पे हमला करता तो अमेरिका भारत को बचा लेता, और अगर अमेरिका भारत के ऊपर हमला करता तो रूस बचा लेता।
मतलब दोनों देश इतने अच्छे थे कि दोनों में से कोई भी एक हमला करता तो दूसरा वाला 101% भारत को ज़रूर बचाता। वहीं इसके एक और पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि भारत ने खुलकर अपनी बात को विश्व अर्थव्यवस्था में रखा। दोनों दोस्त थे पर किसी एक का साथ नहीं दिया। विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी बात को खुले तौर पे रखा, जो कहीं ना कहीं उसके निर्णयों में बाधा ना बना और अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। पर नकारात्मक बिंदु क्या सामने आए? भारत को बोला कि आपने तटस्थता की नीति अपनाई, आप तो बच के निकल लिए। आपको एक मेंबर हो आप विश्व के, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था। आप दोनों में से किसी एक का साथ देते, लेकिन साथ तो देते। आप बोलते तो सही खुल के कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन भारत ने क्या किया? अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को सेफ कर लिया। वहीं एक बोली गई कि आप बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। वहीं 1972 में आपने रूस के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, यानी कि दोस्ती की नीति साइन कर ली 20 साल के लिए। आप तो किसी के साथ नहीं, तो फिर आपने रूस के साथ क्यों साइन किया ये ट्रीटी? तो यस, नकारात्मक बिंदु दो सामने आए। एक तो भारत को बचने वाला देश बताया गया कि वो सही का साथ ना देखे, अपने आप को छुपा के चला गया। वहीं अगर आप तटस्थता की नीति अपना रहे हैं तो फिर आपने रूस के साथ 20 साल की दोस्ती का जो संधि थी वो क्यों करी? नेक्स्ट है हमारा, उस समय पे संधि कुछ, क्योंकि इतने ज़्यादा इनके पास शस्त्र हो गए थे तो बैक टू बैक बहुत सारी संधियाँ आई। बच्चों ये आपके लास्ट एनसीईआरटी की बुक का लास्ट पेज है, बिल्कुल एंड में दिया गया है। आप इसको डिटेलिंग में वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। LTBT जो कि आया था 1963 में, NPT जो आया था 1968 में। मंथ का डिफरेंस है, मंथ देख लीजिएगा। SALT जो कि आई थी 2 बार, फर्स्ट आया था 1972 और सेकंड आया था जून 1972। एंड स्टार्ट ये भी 2 आई थी, एक 1991 और एक 1993। बच्चों तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि पूरे चैप्टर के आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से बहुत अच्छे से देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि इसके अलावा कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में नहीं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो रह गया। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।